Hello student, you are watching Frontline Account. We are going to start all syllabus in one part. जैसे कि आपने मेरी पिछली वीडियो में देखा था, मैंने आपको बताया था कि मेरे किस नंबर पर कौन से क्वेश्चन आएंगे। मैंने आपको सारी डिटेल बता दी थी कि सारा चैप्टर कैसे कैसे होता है, किस हिसाब से क्वेश्चन आने हैं। तो इन्हीं बातों को मैं आपके साथ दोबारा लेकर आया हूँ। आप मेरे साथ टिप्स लेंगे किस चीज के, अकाउंटेंसी के, और बेहतरीन से बेहतरीन टिप्स मैं आपको देने वाला हूँ। मेरी इस वीडियो के अंदर आप अच्छे से अच्छे नंबर ला सकते हैं केवल फॉर्मेट के बदौलत। मैं आपको फॉर्मेट सिखाने वाला हूँ और हर फॉर्मेट पे क्वेश्चन, और क्वेश्चन भी इस तरह से कि किस नंबर पर कौन सा क्वेश्चन होगा, और 99% वही क्वेश्चन आएगा। लेकिन अगर आप चाहते हैं 90 प्लस या 80 प्लस लाना, तो आपको डिटेल में जाना पड़ेगा। आप डिटेल की वीडियो देखिए, लेकिन हाँ, यहाँ पर आप इस वीडियो में एक क्वेश्चन से ही बेहतरीन से बेहतरीन नंबर ला सकते हैं, यानी इतने अच्छे नंबर कि आपने सोचे भी नहीं होंगे। तो मैं स्टार्ट कर रहा हूँ एक बार अपने पास शुरू से। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि हमारा जो पेपर होगा वो किस तरह से होगा। हमारा जो पेपर है, जब आप क्वेश्चन पेपर करेंगे, वो क्वेश्चन पेपर हमारे 34 क्वेश्चन होंगे। इन 34 क्वेश्चनों के अंदर जो होगा हमारा, तो हमारे सारे के सारा जो पेपर होगा, उस पेपर के अंदर आपको पता है 34 क्वेश्चन होंगे। मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि कौन सा क्वेश्चन आपको किस तरह से करना है। तो एक बार फिर प्यार ध्यान से देख लीजिए। 34 क्वेश्चन होंगे, पार्ट होंगे दो, आपका ए पार्ट और बी पार्ट। पार्ट ए कंपल्सरी हो जाएगा। पार्ट बी जो होगा, इस पार्ट के अंदर आपका ऑप्शन नंबर ए आपको करना है। ऑप्शन नंबर ए जो होगा हमारा होगा एनालिसिस का, यानी आपको ऑप्शन नंबर ए चुनना है, ऑप्शन नंबर बी नहीं देखना है। ऑप्शन नंबर ए जो स्टार्ट होगा हमारा, वो किस तरह से होगा। ऑप्शन नंबर ए के अंदर आपके 16 क्वेश्चन होंगे एमसीक्यू के। 17वां क्वेश्चन होगा, 18वां, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26। 26 के बाद आपके पास आ जाएगा पार्ट बी। पार्ट बी जब आप करेंगे तो उसमें ऑप्शन नंबर ए वन लेंगे। ऑप्शन नंबर वन में 27 से लेकर 30 तक के आपके जो होंगे वो क्वेश्चन किस चीज के होंगे, एमसीक्यू के, एक एक नंबर के क्वेश्चन। इसके बाद जो आपका क्वेश्चन आएगा 31, वो 31 क्वेश्चन होगा हेड और सब हेड का, 3 नंबर के लिए। 32 क्वेश्चन जो होगा वो रेशियो एनालिसिस का होगा। आपको रेशियो के सारे फॉर्मूले याद करने हैं, क्योंकि रेशियो एनालिसिस का क्वेश्चन जो है वो 4 नंबर के लिए है। आप जब सारे के सारे फॉर्मूले याद कर लेंगे, तो केवल फॉर्मूले लिखने लिखने पे आपको 1 नंबर मिल जाएगा। यानी कि चैप्टर बहुत बड़ा है, लेकिन आप चाहें तो उस चैप्टर से कुछ तो याद कर सकते हैं। तो रेशियो के फॉर्मूले तैयार कीजिए जब तक, तब तक हम बाकी की चीजें निपटा लेंगे। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 33 जो होगा, वो कंपेरेटिव का होगा या फिर कॉमन का होगा। और लास्ट में 34 क्वेश्चन जो होगा वो होगा कैश फ्लो का। अब हमारा जो काम स्टार्ट होगा वो इस क्वेश्चन से स्टार्ट होगा। हम जो अपना पेपर करेंगे वो लास्ट से स्टार्ट करेंगे। आप पहले क्वेश्चन से नहीं करेंगे, आप करेंगे लास्ट क्वेश्चन से स्टार्ट। अब फायदा क्या रहेगा, आप सोचेंगे भाई लास्ट से क्यों करें। तो लास्ट से फायदा क्या रहेगा कि लास्ट क्वेश्चन 6 नंबर का होगा, फिर 4 नंबर का होगा, फिर 4 नंबर का होगा, फिर 3 नंबर का। इस तरह से आप ज्यादा से ज्यादा नंबर के क्वेश्चनों को कर लेंगे, और आप ज्यादा से ज्यादा फॉर्मेट बना सकेंगे, और फॉर्मेटों में चीजें भर सकेंगे। आप सपोज कीजिए 1 1 नंबर के क्वेश्चन लेते हैं और आपसे वो आते नहीं, और आप मारेंगे तुक्के। तुक्के मारने में आपको 1 नंबर मिलेगा या फिर 0। जबकि अगर हम क्वेश्चन नंबर 6 नंबर का क्वेश्चन नंबर 34 लेते हैं, तो यहां से हम फॉर्मेट बनाते हैं, और फॉर्मेट बनाने पे 50% हम गेन करते रहेंगे नंबर। आप बहुत ही आराम से फॉर्मेट याद कीजिए, फॉर्मेट याद करके उन चीजों को भरिए, और ज्यादा से ज्यादा नंबर आप ला सकते हैं। तो हम जो क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे वो बैक से स्टार्ट करेंगे, यानी सबसे पहले आप पार्ट बी करेंगे, ऑप्शन नंबर 1 एनालिसिस का। ध्यान रहे, एनालिसिस का क्वेश्चन। और लास्ट में अब आपको क्वेश्चन पेपर भी दिखा दूंगा कि क्वेश्चन पेपर कैसा होगा। लेकिन अभी हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर किस चीज का, 34, कैश फ्लो। तो मैं आप नंबर 34 के ऊपर, हमारा 34 क्वेश्चन जो होगा वो किस चीज का होगा, कैश फ्लो स्टेटमेंट का। आप सबसे पहला जो क्वेश्चन करेंगे वो लास्ट से स्टार्ट करेंगे, और लास्ट का क्वेश्चन होगा आपका 34 का। अब 34 क्वेश्चन के लिए आपको सबसे पहले फॉर्मेट तैयार करना है। आपका फॉर्मेट तैयार हुआ और क्वेश्चन चुटकियों में हो जाएगा, ये देखते रहिए। हमारा फॉर्मेट किस तरह से होगा, कैश फ्लो स्टेटमेंट, यानी कि AS3 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 का जो हमारा फॉर्मेट होगा। सबसे पहली एक्टिविटी है कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। हमारी पहली एक्टिविटी ऑपरेटिंग एक्टिविटी होती है, जिसके अंदर हम लेते हैं प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डनरी आइटम। आप किसी भी तरह का टैक्स और प्रॉफिट जर्नलिज्म वगैरह इसके अंदर लिखते हैं। इसके बाद आ जाता है नॉन कैश आइटम, आपके एक्सपेंसेस इसमें आएंगे। एक्सपेंसेस जैसे डेप्रिसिएशन हो गया, जैसे गुडविल हो गया, जैसे इंटरेस्ट वगैरह हो गया, यहाँ लिखे जाएंगे। नॉन कैश आइटम इसके अंदर आएंगे इनकम। इनकम में जैसे इंटरेस्ट रिसीव हो गया या रेंटल इनकम हो जाती है। इसके बाद जो ना जो कहलाएगा प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंज। इसके बाद आप लिखेंगे इंक्रीजिंग करंट लाइबिलिटी। किसी भी तरह की लाइबिलिटी में अगर इंक्रीजिंग होगी तो लाइबिलिटी वहां पर क्वेश्चन में होगी, आपको वहां अलम से दिख जाएगी। इसके बाद अगर किसी भी लाइबिलिटी में अगर डिक्रीजिंग होगी तो नीचे, यानी कि लाइबिलिटी में अगर इंक्रीजिंग है तो प्लस में, और लाइबिलिटी में डिक्रीजिंग है तो माइनस के अंदर। इसी तरह अगर डिक्रीजिंग करंट एसिड्स है तो ऊपर, और डिक्रीजिंग करंट लाइबिलिटी है एसिड्स है तो वो
डिक्रीजिंग करंट एसेट्स है तो ऊपर और इंक्रीजिंग करंट एसेट्स है तो नीचे। और सबसे लास्ट में नीचे आएगा टैक्स। टैक्स आपके पास अगर 2 इयर्स का है तो प्रीवियस ईयर का टैक्स नीचे आएगा और करंट ईयर का टैक्स आप ऊपर लिखेंगे। और अगर एक ही टैक्स है तो दोनों जगह सेम अमाउंट। इसके बाद आती है हमारी बी एक्टिविटी। बी एक्टिविटी जो होगी उसका नाम होगा इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। सेल ऑफ फिक्स एसेट्स, जितनी भी फिक्स एसेट्स होंगी यानी कि प्रॉपर्टी प्लांट और इक्विपमेंट के नाम से जो भी एसेट्स होंगी, अगर उन एसेट्सों में डिक्रीजिंग होती है प्रीवियस ईयर के मुकाबले करंट ईयर में, और अगर इंक्रीजिंग होती है तो आप उसे देखेंगे परचेस के अंदर। इस तरह से आपका इन दोनों को मिलाकर आंसर आ जाएगा। सी एक्टिविटी जो है उसका नाम है फाइनेंसिंग एक्टिविटी। फाइनेंसिंग एक्टिविटी में इशू ऑफ शेयर्स और रिडेम्पशन या पेमेंट ऑफ शेयर्स, इसमें शेयर्स और डिवेंचर लिए जाएंगे। अगर इंक्रीजिंग होगी तो यहां और डिक्रीजिंग होगी तो नीचे लिखी जाएगी। इस तरह से आपकी 3 एक्टिविटी तैयार हो जाएंगी। तीनों एक्टिविटियों को आप यहाँ पर टोटल कर देंगे। टोटल करने के बाद जो प्रीवियस ईयर का कैश होगा वो प्लस होगा और करंट ईयर का कैश क्या हो जाएगा, माइनस। कहने का मतलब सारा यह है कि आपको फॉर्मेट अच्छी तरह याद करना। आप सभी फॉर्मेटों के अंदर 3-3 लाइन छोड़ के रखें, यानी जहां पर गैप दे रखा है वहां उस गैप के अंदर 3-3 लाइनों का गैप रखें। जब आपका फॉर्मेट अच्छी तरह से तैयार हो जाए, 2 बार 3 बार 4 बार लिख लीजिए ध्यान से, और लिखने के बाद फिर आप देखिए क्वेश्चन। अब मैं आपको बताता हूँ क्वेश्चन किस तरह का कैसे होगा और क्वेश्चन में आप कैसे फिलअप करेंगे। तो ये आपके सामने क्वेश्चन होगा। क्वेश्चन नंबर 34 पर लिखा हुआ होगा फ्रॉम द फॉलोइंग बैलेंस शीट ए लिमिटेड की 31 मार्च में, और आप प्रिपेयर कीजिए क्या चीज, कैश फ्लो स्टेटमेंट। आपको कैश फ्लो स्टेटमेंट प्रिपेयर करनी होगी। क्वेश्चन में ये सारा का सारा डाटा आपके पास होगा। इस डाटा की यहाँ पर डिटेल दे रखी होगी नीचे, जिसे हम क्या बोलेंगे, नोट टू अकाउंट्स। ये नोट टू अकाउंट्स आपके इस बैलेंस शीट के नीचे होंगे। आपने बस क्या काम करना है, मैं कुछ लिख रहा हूं ABC, आपको बस ABC याद करने हैं। ए का मतलब ए एक्टिविटी में आएगा, बी का मतलब बी एक्टिविटी में आएगा, सी का मतलब सी एक्टिविटी में। ये जो आपकी डिटेल होती है वो एज इट इज रहती है हर क्वेश्चन में। बस केवल क्या होते हैं, वो डाटा चेंज हो जाते हैं। अब डाटा चाहे कुछ भी हो, लेकिन अगर आपको ये पता रहेगा कि इनमें से कौन कौन सा आइटम मेरा ए एक्टिविटी यानी ऑपरेटिंग में आएगा तो मैं उसे वहां लिख दूंगा, इन्वेस्टिंग में आएगा तो वहां लिख दूंगा, और फाइनेंसिंग में आएगा तो वहां। तो ध्यान आपको ये रखना है कि किस एक्टिविटी में कौन सा नाम है। तो लेट स्टार्ट। देखते हैं सबसे पहले हमारा नाम है शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल हमेशा जो है वो आपका सी एक्टिविटी में आता है, हमेशा सी। शेयर कैपिटल हमेशा सी एक्टिविटी में आएगा। देन उसके बाद हमारा आता है रिजर्व सरप्लस। रिजर्व सरप्लस हमेशा ए एक्टिविटी में आएगा। लॉन्ग टर्म बोरो हमेशा सी एक्टिविटी में आएंगे। इसी तरह ट्रेड पेबल, ट्रेड पेबल हमेशा ए एक्टिविटी में आएगा, क्योंकि वो जो है क्या होता है, वो करंट लायबिलिटी होते हैं। इसी तरह शॉर्ट टर्म प्रोविजन टैक्स हमारा 2 बार आता है ए एक्टिविटी में। जब आप ऑपरेटिंग एक्टिविटी बनाते हो तो उसमें 2 बार जाता है टैक्स। अब कहां कहां, अभी हमने पीछे फॉर्मेट में देखा, प्रीवियस ईयर का नीचे था और करंट ईयर का ऊपर। इसी तरह हम आ जाते हैं नीचे एसेट्स में। एसेट्स में हमारे पास नाम है प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट इंटेंजिबल एसेट्स। इसमें जो मशीनरी हमारी होती है वो मशीनरी हमेशा कौन सी एक्टिविटी में आती है, हमारी बी एक्टिविटी में। आपको ध्यान रखना होगा। इसी तरह इंटेंजिबल एसेट जो होगी वो आपकी किस में आएगी, ए एक्टिविटी में। इंटेंजिबल एसेट्स का मतलब हो गया गुडविल, पेटेंट या कॉपीराइट्स, इनमें हमेशा डिक्रीजिंग होती है। डिक्रीजिंग है तो नॉन कैश एक्सपेंसेस, कभी कभी इंक्रीजिंग आ जाती है तो वो परचेज कहलाती है। आ जाते हैं आगे करंट एसेट्स। करंट एसेट्स जो होती हैं वो हमारी इन्वेस्टिंग इन्वेंट्रीज ए एक्टिविटी में आती है। ट्रेड रिसीवेबल हमारा ए एक्टिविटी में आता है। कैश और कैश इक्विवेलेंट सबसे लास्ट में आ गया ई में और एफ में। कहने का मतलब ये हुआ कि सबसे पहले तो आप फॉर्मेट तैयार कर लीजिए, इससे पीछे वाला फॉर्मेट। जब आप फॉर्मेट तैयार कर लें तो आप अमाउंटों को तो भूल जाएं। सबसे पहले ये चीज याद रखें कि कौन कौन सा नाम किस किस जगह पर जाना है। जैसे सबसे पहले शेयर कैपिटल हमेशा सी एक्टिविटी में आएगा, हमेशा सी में। आपने तो बस अमाउंट को देखना है और इन दोनों का क्या निकालना है, इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। तो इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग तो बात की बात है। जब तक फॉर्मेट ही याद नहीं होगा, जब तक आपको यही पता ना होगा कि किस पॉइंट में कौन कौन सी चीजें आनी है, आप कर नहीं सकते कुछ। तो भैया ध्यान रखिए, पहला काम शेयर कैपिटल हमेशा सी में, रिजर्व सरप्लस ए एक्टिविटी में। इसका नंबर 1 लिखा हुआ है तो 1 का मतलब क्या होता है, यहां हम देखते हैं कि 1 नंबर का मतलब क्या होता है। 1 नंबर का मतलब होता है रिजर्व सरप्लस का मतलब होता है प्रॉफिट एंड लॉस, यानी कि ए एक्टिविटी में सबसे ऊपर की चीज। लॉन्ग टर्म बोरो लिखा हुआ है सी एक्टिविटी। नंबर 2 पर आप यहां देख सकते हैं, इसका नाम क्या है, डिबेंचर। लॉन्ग टर्म बोरो को हम डिबेंचर बोलते हैं, आप वहां से नाम देख सकते हैं। ध्यान रखना है कि लॉन्ग टर्म बोरो हमेशा सी में आने हैं। ट्रेड पेबल हमेशा ए एक्टिविटी में आना है, वो करंट लायबिलिटी है। शॉर्ट टर्म प्रोविजन टैक्स होता है, ए एक्टिविटी में 2 बार जाएगा। इसी तरह प्रॉपर्टी प्लांट और इक्विपमेंट मशीनरी जो है वो बी एक्टिविटी में आएगी। नंबर 4 लिखा है, जब 4 नंबर लिखा है तो हम यहां देख लेंगे, इसका नाम मशीन और डेप्रिसिएशन है।
डेप्रिसिएशन हमारे एक्सपेंसेस हैं और मशीन हमारी बी एक्टिविटी में आ जाती है। इसके बाद आ जाती है हम नीचे इन्वेंट्री, करंट एसेट से ध्यान रखना ए में आएगी, ट्रेड रिसीवेबल हमेशा ए एक्टिविटी में आएगा, कैश और कैश इक्विवेलेंट ई में और एफ में। तो भैया मैं दिखाता हूं, जब आपको फॉर्मेट याद हो जाए तो आप कैसे भरेंगे। सपोज कीजिए आपको पूरा फॉर्मेट तैयार हो गया और आपने पूरा का पूरा फॉर्मेट अपना बना दिया बोर्ड में। सबसे लास्ट में आराम से पहले वाले पेज पर आपकी ऑपरेटिंग एक्टिविटी आ जाएगी और दूसरे वाला जब आप पेज पलटेंगे तो उस पर आपका इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग आ जाएगी और तीसरा भी आ सकता है नीचे। हो सकता है आपका खाली क्वेश्चन ऑपरेटिंग ऑपरेटिंग की नहीं आ जाए। अगर खाली ऑपरेटिंग का आएगा तो बहुत अच्छी बात है, आप खाली ऑपरेटिंग बना दीजिए। लेकिन अगर सपोज कीजिए पूरा क्वेश्चन आया, अगर वो कहे आपसे कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाइए, तो आपको तीनों एक्टिविटी बनानी है। तो कैसे करेंगे, लौट कर आते हैं अपने क्वेश्चन पे। जैसे कि मैंने यहां लिखा कि शेयर कैपिटल सी में जाएगी, तो मैं आ गया सबसे पहले सी की आइटम। मैंने देखा पहले अमाउंट जो ना 4 लाख की थी और आज की डेट में अमाउंट कितने की है, 6 लाख। प्रीवियस ईयर 2022 2023 पहले अमाउंट 4 लाख की थी, आज अमाउंट कितने की हो गई है, 6 लाख रुपए की। तो प्रीवियस के मुकाबले करंट में इंक्रीजिंग हुई या डिक्रीजिंग, बस केवल ध्यान रखना है इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग। कौन सी एक्टिविटी, सी एक्टिविटी में। तो पहुंच गए, इंक्रीजिंग हो गई, हम पहुंच गए सी एक्टिविटी में। आपकी सी एक्टिविटी ये रही, सी एक्टिविटी में इंक्रीजिंग। आपने यहां नाम लिखा शेयर कैपिटल। और शेयर कैपिटल में क्योंकि हमारी इन दोनों की इंक्रीजिंग कितने की थी, 2 लाख रुपए की, तो मैंने उठाए और 2 लाख रुपए यहां अमाउंट में लिख दी। आपने कुछ नहीं करना, केवल अमाउंटों का डिफरेंस लिखना है उठा के, इंक्रीज होगा या डिक्रीज वहां साफ लिखा है सभी कुछ। जैसे कि अब मैं दूसरी एंट्री पाता हूं, अपनी दूसरी वाली जो एंट्री है वो बोलता है रिजर्व एंड सरप्लस नंबर 1। आप इसकी डिटेल यहां से देख सकते हैं। रिजर्व सरप्लस का मतलब होता है प्रॉफिट या लॉस। अमाउंट यहां से भी ले सकते हैं और यहां से भी ले सकते हैं, कहीं से भी ले सकते हैं क्योंकि अमाउंट दोनों जगह सेम है। मैं यहां आ गया, पहले अमाउंट मेरी 75,000 थी और आज मेरी अमाउंट 2,50,000 की है। इसका मतलब ये हो गया कि मुझे प्रॉफिट हो गया। अब प्रॉफिट कितने का हुआ, तो 2,50,000 से 75,000 मैंने कर लिए माइनस, 2,50,000 से मैंने करे 75,000 माइनस। तो मेरा प्रॉफिट 0,0,0, 10 से 5 गया 5, 7 और 1,75,000, 1,75,000 का प्रॉफिट हो गया। मैं आ गया सबसे पहले प्रॉफिट। आपको ये ध्यान रखना कि जब भी आप प्रॉफिट और लॉस लिखें तो वर्किंग नोट में लिखना स्टार्ट करें। सबसे पहले लिख लें प्रॉफिट एंड लॉस के पैसे। प्रॉफिट लॉस की आपकी अमाउंट आई 1,75,000। इसके अंदर अगर कोई टैक्स आपको दे रखा होगा तो आप टैक्स प्लस कर लें, वो भी टैक्स किसका होगा, करंट ईयर का, आप प्लस कर लेंगे। इसी तरह से कोई जनरल रिजर्व अगर आपको दे रखा होगा तो आप जनरल रिजर्व प्लस कर लेंगे। अगर कोई डिविडेंड होगा तो आप इसमें डिविडेंड के पैसे भी क्या कर लेंगे, प्लस। जो आपका आंसर निकल के आएगा उस आंसर को आप सबसे ऊपर लिखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस के नाम से। अभी आपका 1,75,000 है तो आप 1,75,000 ले लेंगे खाली। इधर जाते हैं सबसे पहले आगे। नेक्स्ट, लॉन्ग टर्म बोरो कौन सी एक्टिविटी में है, सी एक्टिविटी। मैंने देखा पहले अमाउंट थी 1,50,000 की और आज की डेट में अमाउंट जो कितने की हो गई है, 1 लाख। पहले अमाउंट थी 1,50,000 की, अब अमाउंट कितने की हो गई, 1 लाख रुपए की क्या हुई, डिक्रीजिंग। तो मैं पहुंच गया सी एक्टिविटी में। सी एक्टिविटी में इंक्रीजिंग तो यहां था और मेरा डिक्रीजिंग कहां आ गया, नीचे पेमेंट में। तो मैंने सबसे पहले लिखा लॉन्ग टर्म बोरो। आप चाहें तो यहां से लिख लें लॉन्ग टर्म बोरो, नहीं तो आपको दे रखा नंबर 2। आप नंबर 2 में यहां से लिख सकते हैं, ये रहा नंबर 2, क्या नाम है, 10% डिवेंचर। मैं आ गया यहां पर और मैंने लिखा 10% डिवेंचर। वो 10% डिवेंचर में देखा दोनों का डिफरेंस कितना आया, 1,50,000 में से 1 लाख गए और मेरे कितने पैसे आ गए, 50,000 रुपीज। तो मैंने 50,000 रुपए ली थी। अब क्योंकि ये एक्टिविटी मेरी माइनस की थी तो मैंने इस पैसे को किस में दिखाया, ब्रैकेट में। माइनस वाली चीज आप ब्रैकेट में दिखा देंगे। अब इसी के साथ साथ आपको छोटी सी बात ध्यान रखनी है कि आपको यहां दे रखी है परसेंटेज। कभी भी अगर आपको परसेंटेज दे रखी हो डिबेंचर्स के ऊपर या लोन के ऊपर, इसका मतलब यह होता है कि आपको 10% इंटरेस्ट पे करना है और वो भी किस अमाउंट पर, 1 साल पहले वाली पर। अब आपके पास 1 साल पहले अमाउंट थी 1,50,000 की और आपको ब्याज कितने का देना, 10%। तो भैया 1,50,000 का मैंने 10% निकाल लिया। 1,50,000 मल्टीप्लाई 10/100, कट करा जी 1,212 और मेरा जो इंटरेस्ट निकल कर आ गया वो कितने का निकल के आया, 15,000 रुपए का। अब ये 15,000 दो जगह जाएंगे। एक तो आपका इंटरेस्ट हो गया, आप पे करोगे,
आपने लिखा 10% इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर, 15,000 रुपए। अब क्योंकि माइनस की एक्टिविटी थी इसी मारे मैंने ब्रैकेट में लिख डाले। दूसरा ये आपका हो गया एक्सपेंसेस, आप आ गए यहां पर, आपने लिखा 10% इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर, और अमाउंट आ गई कितने की, 15,000 रुपए की। आ जाते हैं फिर दोबारा, यानी कि सबसे पहले डिफरेंस, डिफरेंस लिखने के बाद आप निकाल देंगे इंटरेस्ट। नेक्स्ट आ जाते हैं इसके बाद तीसरी पोजीशन, ट्रेड पेबल आपका ए एक्टिविटी में। अब ए एक्टिविटी में क्या है हमारी, ये करंट लाइबिलिटी। मैंने देखा पहले अमाउंट 1 लाख की थी, और आज की डेट में जो अमाउंट हो गई है वो कितने की हो गई है, 1,50,000 रुपए की। पहले 1 लाख की थी और अब कितने के हो गए, 1,50,000 की, यानी कि ट्रेड पेबल में हो गई इंक्रीजिंग, इंक्रीजिंग करंट लाइबिलिटी। मैं आ जाता हूं अपने फॉर्मेट पे और देखता हूं ए एक्टिविटी में ये लिख रहा इंक्रीजिंग करंट लाइबिलिटी, तो मैंने यहां नाम लिखा ट्रेड पेबल, और ट्रेड पेबल में दोनों का डिफरेंस ले लिया। मेरा दोनों का डिफरेंस कितना आया, 50,000 रुपीज, 50,000 रुपए उठा के मैंने यहां रख डाले। ए एक्टिविटी का काम खत्म हुआ, आगे आ जाती है फिर दोबारा से, फिर देखते हैं भैया ए में 2 बार लिखना है टैक्स। अब 2 बार कहां कहां जाएगा, दोनों बारों की अमाउंट अलग अलग, एक तो प्रीवियस की अमाउंट और एक करंट की अमाउंट। प्रीवियस की अमाउंट कितने की है, 75,000, यहां लिखा हुआ ये रहा टैक्स प्रीवियसर का, प्रीवियसर का टैक्स यहां आ गया 75,000। और भैया करंट ईयर का टैक्स जो है यहां आ गया, कितने का था करंट ईयर का टैक्स आपका, प्रीवियस ईयर का टैक्स 75 और करंट ईयर का 1,25,000, 1,25,000 रुपए यहां आ गए टैक्स के पैसे। टैक्स के पैसे हमेशा प्रॉफिट में प्लस होंगे, ध्यान रहे। अगर कोई रिजर्व दे रखा हो या डिविडेंड दे रखा हो तो वो भी इसमें क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। इस तरह से आपका टैक्स 2 बार जाएगा। नेक्स्ट इसके बाद आ जाते हैं हम एसिड्स पर। एसिड्स में लिखा है टेंजेबल एसिड्स ए। अब टेंजेबल एसिड्स में अमाउंट में जो है यहां आ गया हमारा टेंजेबल एसिड्स में मशीन बी, बी एक्टिविटी में आ गया हमारा। अब बी एक्टिविटी जो है उसमें थी अमाउंट नंबर 4। हाँ, तो हमारा बी पॉइंट हमारा आ गया प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट्स। प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट में आ गई आपकी मशीनरी। अब क्योंकि मशीन के ऊपर लिखा है नंबर 4, जब 4 नंबर लिखा है तो मैं 4 नंबर पर गया, मैं वहां से डिटेल देख लेता हूं। मैंने देखा 4 नंबर, जब मैंने 4 नंबर देखा तो यहाँ पर 2 आइटम है, एक तो मशीन का नाम है और एक किसका है, डेप्रीशिएशन का। जबकि इससे ऊपर जितने भी नाम थे वो सिंगल थे, प्रॉफिट लॉस केवल अकेला था। तो आप यहां से भी ले सकते हैं और यहां से भी ले सकते हैं, किसी भी एक जगह से उठा लीजिए। डिबेंचर्स आपके अमाउंट यहां पर भी सेम है और यहां पर भी डिबेंचर के अमाउंट सेम है, आप कहीं से भी कर सकते हैं। प्रोविजन फॉर टैक्स जितनी अमाउंट यहां पर दोनों है उतनी दोनों अमाउंट आपको यहां है, 1,25,000 75,000 आपने एज इट इज लिख लिया। लेकिन क्योंकि नंबर 4 जो मैंने देखा, मेरा नंबर 4 के अंदर यहां पर अमाउंट जो है वो अलग अलग है। यहाँ तो अमाउंट दी 6 लाख रुपए की और 4,50,000 रुपए की, जबकि मैं यहाँ अमाउंट आता हूं तो वहां 2 नाम है। नंबर 1 तो मशीन का नाम है, मशीन मेरी हमेशा आती है बी एक्टिविटी में, हमेशा बी एक्टिविटी में आनी है, पक्की हो गई है तो चीज। दूसरा हो गया डेप्रीशिएशन, डेप्रीशिएशन जाता है आपका ए में, डेप्रीशिएशन का मतलब आपका खर्चा, एक्सपेंसिस। तो मैं सबसे पहले बी एक्टिविटी में पहुंचता हूं, मैंने डिफरेंस देखा 5,25,000, यहाँ पे 7,25,000, दोनों का डिफरेंस, दोनों का डिफरेंस आ गया 2 लाख। लेकिन 2 लाख क्या हुए, इंक्रीजिंग के। तो बी एक्टिविटी में इंक्रीजिंग हो गई, मैं पहुंचा बी एक्टिविटी पे, मैंने देखा अपनी बी एक्टिविटी में डिक्रीजिंग जाएगा मेरा किसमें, सेल में, और इंक्रीजिंग किसमें जाएगा, परचेज में। तो मैंने यहां लिखा हुआ या मशीनरी, नाम मशीन का लिख दिया, और दोनों का जो डिफरेंस आया था मेरा, कितने का आया था वो, 2 लाख रुपए का। मैंने उठा के यहाँ पे भैया 2 लाख रुपए लिख दिए, 2 लाख। तो आप ध्यान रखें जब भी आप प्रॉपर्टी प्लांट और इक्विपमेंट कर रहे हो, उसके नोट टू अकाउंट्स के अंदर जाकर देखें, अगर वहां पर नोट टू अकाउंट्स में 2 अमाउंट अलग अलग हैं तो आपको दोनों को अलग अलग दिखाना होगा। लेकिन अगर एक ही अमाउंट है तो आप वहीं से क्वेश्चन कर सकते हैं। अब जैसे कि दूसरा, यहाँ पर 2 पॉइंट थे, पहला वाला मशीन का पॉइंट हमारा क्लियर हो गया। नेक्स्ट दूसरा डेप्रीशिएशन है, यहाँ 75,000 है और यहाँ 1,25,000, दोनों जगह माइनस किए तो माइनस से तो माइनस साफ हो गया, माइनस का सिंबल तो माइनस करने के लिए था। अब मैंने 75,000 में से 1,25,000 को माइनस करा तो मेरा डिफरेंस निकल के आया 50,000 रुपए का। अब ये जाएगा ए एक्टिविटी में, तो मैं पहुंच गया अपनी ए एक्टिविटी में एक्सपेंसेस में, क्योंकि ये हमारे खर्चे होते हैं। तो मैंने यहां लिखा डेप्रीशिएशन, डेप्रीशिएशन, और डेप्रीशिएशन के दोनों के डिफरेंस कितना आया था मेरा,
एक बार फिर देख लीजिए, पहला था 75, अब है 1,25,000, कितने का डिफरेंस? 50,000 रुपए का। तो मैंने यहां 50,000 रुपए लिख लिए, 50,000। इस तरह से मैं फिर आगे बढ़ जाता हूं अगले पॉइंट के ऊपर। मेरा नेक्स्ट पॉइंट आया इंटेंजिबल एसिड्स। इंटेंजिबल एसिड्स का मतलब होता है गुडविल, गुडविल का पैसा। तो भैया गुडविल का पैसा मेरा जाएगा ए एक्टिविटी में। पहले अमाउंट थी 1,25,000 की, और अब अमाउंट कितने की हो गई? 1,00,000 रुपए की। डिक्रीजिंग हो गई, गुडविल में डिक्रीजिंग हो गई, मेरा एक्सपेंसेस हुआ। मैं चला गया ए एक्टिविटी में दोबारा, और एक्सपेंसेस में नाम लिख दिया मैंने यहां पर गुडविल का, गुडविल। और दोनों का डिफरेंस देख लिया मैंने, मेरा दोनों का डिफरेंस कितना आया? 1,00,000 में से 1,25,000 माइनस हो गए 25,000 रुपए के। इस तरह से गुडविल में अगर डिक्रीजिंग होगी तो नॉन कैश एक्सपेंसेस में आएगी, लेकिन अगर बाय द वे इंक्रीजिंग हो जाए तो आप उस पैसे को परचेस के अंदर लिखते हैं, गुडविल में खाली। ठीक है जी। डिक्रीजिंग होने पे नॉन कैश एक्सपेंसेस आपने एक्सपेंसेस में लिख दिया। आगे आ जाते हैं साहब, अगला पॉइंट हमारा क्या है? करंट एसिड्स। अब करंट एसिड आती है हमेशा ए एक्टिविटी में, नाम क्या है? इन्वेंट्री। मैंने देखा भैया पहले इन्वेंट्री जो थी वो थी 1,00,000 रुपए की, आज की डेट में इन्वेंट्री की कीमत हो गई है 75,000। तो भैया करंट एसिड्स में हो गई डिक्रीजिंग, डिक्रीजिंग करंट एसिड्स। मैं पहुंचा अपने फॉर्मेट पर, ए एक्टिविटी में ढूंढा नाम, ये तो है डिक्रीजिंग करंट एसिड्स, ये रहा, आपको मिल गया नाम डिक्रीजिंग करंट एसिड्स। तो मैंने सबसे पहले अपना नाम लिखा, डिक्रीजिंग करंट एसिड्स में नाम क्या है मेरा? इन्वेंट्री। और दोनों का डिफरेंस 25,000 रुपए, मैंने नाम लिखा इन्वेंट्री। और दोनों का डिफरेंस 25,000, 25,000 रुपए का डिफरेंस लिख डाला। मैं फिर पहुंच गया भैया अपनी एक्टिविटी में ही। अब ये फिर मेरा ट्रेड रिसीवेबल है, ये भी एक्टिविटी में। मैंने देखा ट्रेड रिसीवेबल में पहले अमाउंट कितने की थी? 1,00,000 रुपए की। अब की अमाउंट कितने की हो गई? 2,50,000 रुपए की। पहले अमाउंट 1,00,000 की थी, और अब अमाउंट कितने की हो गई? 2,50,000। बिल्कुल सही, आपने बिल्कुल सही कहा, इंक्रीजिंग हो गई, इंक्रीजिंग करंट एसिड्स। मैं पहुंच गया किस में? इंक्रीजिंग करंट एसिड्स में। यह है डिक्रीजिंग करंट एसिड्स, नीचे आ गया इंक्रीजिंग करंट एसिड्स, नाम आ गया ट्रेड रिसीवेबल। और दोनों अमाउंटों का डिफरेंस मैंने देखा, 1,00,000 में से 2,50,000 माइनस करे, और मेरा डिफरेंस आ गया भैया 1,50,000 रुपए का। इस तरह से मेरा इसका भी डिफरेंस आ गया। अब बचा मेरे पास अगला पॉइंट लास्ट, कैश और कैश इक्विवेलेंट। कैश और कैश इक्विवेलेंट, भैया जब कैश और कैश इक्विवेलेंट दे रखा होता है तो दोनों कैशों को अलग अलग लिखा जाता है। कौन कौन सा? प्रीवियस की अमाउंट 25,000 है, और करंट की अमाउंट कितने की है? 2,00,000 रुपए की। तो मैं आ गया अपने फॉर्मेट पर, यहां लिखा है प्रीवियस ईयर का कैश और कैश इक्विवेलेंट, करंट ईयर का कैश और कैश इक्विवेलेंट। तो मैंने देखा प्रीवियस ईयर का कैश कितना है भैया? 25,000 रुपए। तो मैं सबसे पहले प्रीवियस ईयर के कैश में लिख दिए 25,000, 25,000 रुपए। फिर देखा मैंने करंट ईयर का मेरा टैक्स, करंट ईयर का कैश कितने का है मेरा? 2,00,000 रुपए का। तो मैंने करंट ईयर के टैक्स के अंदर कितने पैसे लिख दिए? 2,00,000। इस तरह से आप सारी चीजों को भर लेंगे। अब आपने ध्यान से क्या देखा? नंबर एक, सबसे पहले आपको फॉर्मेट याद होना चाहिए। तो एक बार फिर दोबारा से फॉर्मेट देख लेते हैं, फॉर्मेट के अंदर कैसे कैसे लिखना है। सबसे पहले हमेशा शेयर होल्डर फंड के अंदर, जब आप शेयर होल्डर फंड देखें तो उसके नीचे शेयर कैपिटल हमेशा सी एक्टिविटी में आनी है, रिजर्व सरप्लस हमेशा ए एक्टिविटी में आना है। इसके नीचे लिखा होगा नॉन करंट लाइबिलिटी, नॉन करंट लाइबिलिटी में लॉन्ग टर्म बोरो हमेशा सी एक्टिविटी में आएगा। इसके नीचे दे रखा होगा आपको करंट लाइबिलिटी, करंट लाइबिलिटी में नाम जो भी होंगे, जैसे ट्रेड पेबल ए एक्टिविटी में, और टैक्स की अगर कोई भी अमाउंट दे रखी होगी तो ए एक्टिविटी में 2 बार आएगा, ध्यान से बिल्कुल एकदम। नेक्स्ट नीचे आ जाते हैं, लिखा होगा प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट इंटेंजिबल एसिड्स। इंटेंजिबल एसिड्स में हमेशा मशीन जो होगी वो आपकी बी एक्टिविटी में आएगी। आप ये ध्यान रखना है कि अगर आपको कोई नंबर दे रखा हो तो आप यहां से देख के लिखेंगे। जैसे कि यहां पर दो नाम है, मशीन भी है और डेप्रीशिएशन भी। तो मशीन हमेशा बी एक्टिविटी में, और डेप्रीशिएशन हमेशा ए एक्टिविटी में। बाकी सबों में सिंगल सिंगल नाम है तो आप एज इट इज लिख देंगे। तो ये जरूर देखें, यहां अमाउंट अलग अलग होगी, और ध्यान रखें कि ये वाला टोटल ना लें,
क्योंकि आप देखेंगे इस टोटल में और इस टोटल में फर्क है। इसने जो नीचे का नेट बैलेंस है वो दिया है यहाँ पर। तो हमेशा प्रॉपर्टी प्लांट और इक्विपमेंट में देख लें ध्यान से, अमाउंट यहां से लिखनी है, इस जगह से आप कभी भी ना लिखें बिल्कुल भी। नेक्स्ट, इंटेंजिबल एसेट्स नाम होगा गुडविल, हमेशा ए एक्टिविटी में 99% ए में, इंक्रीजिंग है तो केवल परचेज में आ जाती है। इसके बाद अगला नाम होगा हमारा करंट एसिड्स। आप ध्यान से देख लें, करंट एसिड्स में आपका इन्वेंट्री ए में, ट्रेड रिसीवेबल ए में, और सबसे लास्ट में आपका होगा कैश और कैश इक्विवेलेंट, और ये आपका सबसे लास्ट में आ जाएगा ई में और एफ में। तो मेरी एडवाइस सबसे ज्यादा ये है कि आप पहले फॉर्मेट तैयार करें लिख लिख के, देन उसके बाद ये नाम याद कर लें अच्छी तरह से, और बस केवल डिफरेंस लिखने हैं और कुछ नहीं करना। तो एक बार फिर दोबारा क्वेश्चन पे आते हैं। जब हम सारा का सारा चीजें भर लेंगे तो लास्ट में ये देखेंगे अपने प्रॉफिट एंड लॉस का, क्योंकि हमारे पास दो चीज आई, प्रॉफिट एंड लॉस और टैक्स, तो मैं दोनों को प्लस कर लूंगा। मेरे दोनों के अमाउंट है, प्लस करने के बाद आया 0 0 0 और 0, 3 लाख रुपए। तो मेरा प्रॉफिट जो हुआ वो 3 लाख का हुआ, मैं अपने प्रॉफिट को बाहर लिख दूंगा 3 लाख रुपए का। जब आप 3 लाख रुपए का प्रॉफिट बाहर लिख दें तब आप करेंगे इसके टोटल। टोटल में क्या करेंगे आप, सबसे पहले प्लस वाले में बाहर लाइन खींच लेंगे यहां तक, और इन तीनों का टोटल ले लेंगे। तीनों का टोटल 20, 10, 30, 10, 40 और 50, 90,000, 90,000 रुपए का आपका इसका आ गया टोटल। 90,000, इस एक्टिविटी का टोटल 90,000 बाहर लिख दिया आपने। यहां पर कोई भी आइटम नहीं है, आपने छोड़ दिया। इसके बाद आप इस वाले में आ गए, आपने बाहर लाइन खींची, और 25 और 50, 75,000 आपके यहां आ गए बाहर। दोनों को आपने क्या कर लिया, प्लस 75,000 दोनों के बाहर आ गए। इसके बाद आपके आए इस एक्टिविटी में, आपके पास इन दोनों एक्टिविटियों में जो है, अब क्योंकि ये माइनस की एक्टिविटी है तो माइनस वाली चीज को हम जो ना ब्रैकेट में लिख देते हैं। ब्रैकेट में जो भी आपका माइनस में होगा, प्लस वाला एज इट इज, प्लस वाला एज इट इज, अगर कोई माइनस का है तो आप उसे ब्रैकेट में। तो 1,50,000 और 75,000 मेरे हो गए 2,25,000, 2,25,000 रुपए। किस चीज के, माइनस के। आप सभी अमाउंटों को जोड़ जोड़कर बाहर कर लें, जो माइनस के कॉलम में है उसे ब्रैकेट में दिखाएं। अब मुझे क्या करना है, यहां से प्लस, ये अमाउंट मेरी क्या होगी, प्लस। तो मैंने 3 लाख में 90,000 प्लस करे, और मेरी अमाउंट आ गई 3,90,000 रुपए। अब फिर ये एक्टिविटी मेरी फिर प्लस की है, मैंने 75,000 फिर प्लस कर लिए 3 लाख के अंदर। 3,90,000 में 75,000 प्लस करा 5, ये आ गया मेरा 4,65,000, 4,65,000 रुपए। नेक्स्ट मेरे 2,25,000 माइनस के हैं, तो मैं इसे माइनस कर दूंगा। तो मैंने करा 4,65,000 के अंदर 2,25,000 माइनस, अमाउंट 0 0 0 0, 6F2 गया 4, और ये मेरा आंसर निकल के आया 2,40,000 रुपए का, प्लस का। ये एक्टिविटी मेरी कौन सी हो गई, ए। मेरा ए एक्टिविटी का आंसर जो निकल के आया वो निकल के आया 2,40,000। मैं आ जाता हूं बी एक्टिविटी में। बी एक्टिविटी में यहां पर प्लस वाले में कुछ नहीं है, मैंने डैश लगाया और बाहर लिख दिया 0। मैंने इसे बंद करा। अब क्योंकि माइनस में है, मेरे पास 2 लाख है, तो मैंने माइनस वाले को किससे दिखाया, ब्रैकेट से। 2 लाख रुपए मैंने बाहर ले लिए। अब ये 2 लाख रुपए थे माइनस के, 0 में से 2 लाख माइनस हुए, मेरा बी एक्टिविटी का आंसर जो निकल के आया वो निकल के आया कितने का, 2 लाख रुपए का। और 2 लाख रुपए किस चीज के हैं, माइनस के, ब्रैकेट में दिखा दिए मैंने। नेक्स्ट में आया सी एक्टिविटी में। सी एक्टिविटी में 2 लाख रुपए हैं, मैंने 2 लाख रुपए को बाहर रख दिया। माइनस वाली एक्टिविटी में 50,000 एक है, 15,000 एक है, मैंने दोनों अमाउंटों को लिया, और दोनों मेरी अमाउंट निकल के बैठी 65,000। अब क्योंकि ब्रैकेट वाली थी तो मैंने ब्रैकेट में रख दिया, ब्रैकेट का मतलब सीधा है माइनस की है। तो 2 लाख में से 65,000 मैंने क्या कर दिए, माइनस। तो 2 लाख से 65 गया तो मेरा आ गया 0 0 0, 10 से 5 गया 5, 9 से 6 गया 3, 1,35,000। ये मेरा आंसर किसका आ गया, सी का। इस तरह से आपकी तीनों एक्टिविटियों के आंसर आ गए। पहले का आंसर 2,40,000 प्लस के, दूसरे का आंसर माइनस के 2 लाख, तीसरे का आंसर प्लस के 1,35,000। जब आपके आंसर आ जाए तो आप तीनों आंसरों को यहां लिख लेंगे जोड़कर। सबसे पहले पहले वाले का आंसर मैंने लिखा 2,40,000 प्लस दूसरे वाले का माइनस के 2 लाख प्लस तीसरे वाले का 1,35,000, और इन तीनों का जो आंसर निकल के आएगा उस आंसर को आप बाहर ले लेंगे।
जैसे 2 लाख से 2 लाख चला गया तो 40,000 रुपए बचा। 40,000 तो ये और 1,35,000 ये, मेरा आ गया 1,75,000, 1,75,000 रुपए। अब मैं इस लाइन को खींच लूंगा आगे, और जो मेरे 25,000 है मैं उन्हें क्या कर दूंगा इसमें ऐड। ये 25,000 रुपए मेरे इसमें क्या हो जाएंगे ऐड। मैंने ऐड करे, 1,75 में 25 ऐड करे, मेरी जो अमाउंट आ गई वो कितने की आ गई, 2 लाख रुपए की। और इस 2 लाख में से ये वाले पैसे क्या हो जाएंगे लेस। कौन से वाले, ये वाले 2 लाख। इस 2 लाख को हम इसमें से कर देंगे माइनस, और माइनस करने के बाद आपका आंसर क्या आएगा, 0। अगर आपका आंसर 0 नहीं आया तो क्वेश्चन गलत है। तो क्वेश्चन की चिंता ना करें, क्वेश्चन तो 100% सही जाएगा। वजह दो होंगी। नंबर एक, सबसे पहले फॉर्मेट पक्का कीजिए। जब आपका फॉर्मेट पक्का हो जाए, देन आप सबसे पहले ए बी सी ने याद कीजिए, ये अपनी जगह फिक्स है। आपने इसे भरा और इसे भरती जब आप कैलकुलेशन करेंगे तो 100% सही जाएगा। एक बार ध्यान से देख लें, स्क्रीनशॉट ले लें इस वाली साइड का, इसके बाद इस साइड का स्क्रीनशॉट ले लें, और इसी क्वेश्चन को आप खुद करें दोबारा। मैं आपसे कह रहा हूं, केवल चेंज क्या होगा, अमाउंट। क्वेश्चन में जरा सी भी कोई चीज नहीं बदलेगी, आपको एज इट इज रहेगी। आप उठा के देख लें पिछले साल का कोई भी पेपर। तो अगले क्वेश्चन पे फिर मिलते हैं, इसकी प्रैक्टिस कीजिए।